जय हिंद दोस्तों। आज चर्चा होगी ईवीएम के विरोध पर, जो कि पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन से ईवीएम से चुनाव ना करा करके भविष्य में बैलेट पेपर से मांग की जा रही है, जिसके सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा जो है विरोध काफ़ी जोर शोर से दिल्ली में हो रही है। आइए इस ईवीएम पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, इस पर कुछ चर्चा, पुरानी तस्वीरें देखते हैं कि क्यों नहीं चर्चा हो रही, इस पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर वीवीपैट पर्चा भारतीय जनता पार्टी का निकलने के बाद जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया था। ये घटना मध्य प्रदेश की थी, जो कि चुनाव आयोग ने इस पर पूरे मामले की जानकारी ली और राज्य की निर्वाचन अधिकारी जो उसमें सेलिना सिंह थी, उनसे इसकी रिपोर्ट मांगी गई। इसके बाद कार्यवाही हुई। सेलिना सिंह जी ने एक रिपोर्ट मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मशीनें ठीक से कैलिब्रेट नहीं हुई थी, इसलिए ऐसा मामला सामने आया। मध्य प्रदेश की ऐसी घटना जो कि चर्चा में आई थी। इसके बाद ईवीएम मशीनों का चुनाव आयोग ने ये सब घटना होने के बाद फिर उसके बाद वीवीपैट का इंतज़ाम किया गया कि अब जो है ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव कराया जाएगा, जिसमें वीवीपैट लगे होंगे, यानी वो पेपर जिससे वोट डालने को पता चलता है कि उसका वोट किसे गया है। उधर इस मामले की जांच करने पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने जो है मशीनें खराब पाई थी। उसके बाद भोपाल में मीडिया के सामने इन अधिकारियों ने ये भी बताया कि इन मशीनों का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कानपुर में किया गया था। मतलब जो मशीनें भोपाल मध्य प्रदेश में खराब हुई थी, वो पिछले इलेक्शन चुनाव में उत्तर प्रदेश से वो कानपुर में कराई गई थी। अब कानपुर में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद वो भोपाल गई, भोपाल में वो चुनाव हुए, वहाँ पर खराब पाई गई। अब उसके बाद हुआ क्या कि ईवीएम का जब इतना जोर से विरोध हुआ, विरोध होने के बाद फिर उसमें वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब वीवीपैट इस्तेमाल होने के बाद फिर ईवीएम के इस्तेमाल के लेकर के काफ़ी बहस होती रही धीरे धीरे। तो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव नतीजे आए, उसके चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए, उसमें उसके तुरंत रिजल्ट के तुरंत बाद ही बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष व सुप्रीमो व पूर्व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी ने ईवीएम की भूमिका पर सवाल उठाए थे, जो कि सबसे पहले उन्होंने उठाया था। फिर उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इस पर कहा कि ईवीएम पर जांच की जानी चाहिए और गलत तरीके से ईवीएम में धांधली होती है। फिर इसके बाद विपक्ष लगातार ईवीएम पर हमला करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात को नकारता रहा कि ईवीएम में टैंपरिंग होती है कि नहीं है। हालांकि जब आरोप लगे तब चुनाव आयोग ने इन मांगों पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने भी यूपी समेत 4 राज्यों में सरकार बनाने के जश्न में इसे विरोधी दलों की हताशा बताया। तो संसद में सरकार की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, जब आप चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम की मशीन सही होती है और हारने पर आपको लगता है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि 2006 में चुनाव आयोग ने जब ईवीएम के इस्तेमाल पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाई थी, तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। वैसे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में केवल 20 सीटों पर वीवीपैट वाली ईवीएम के जरिए मतदान हुआ था। बाकी जगहों पर उन मशीनों का इस्तेमाल हुआ था जिनमें ये पता नहीं लग सकता है कि किसने किसको वोट दिया था। ऐसा हुआ था।
वीवीपैट वाली ईवीएम के इस्तेमाल का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था कि वीवीपैट ईवीएम की में लगाई जाए या न लगाई जाए, लेकिन इसकी व्यवस्था करने के लिए चुनाव आयोग को 3000 करोड़ चाहिए और बीते 2 साल में चुनाव आयोग ने सरकार से इस फंड की मांग कई बार की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ये पैसा नहीं मिला। मध्य प्रदेश में जिस तरह का मामला सामने आया उससे ईवीएम के इस्तेमाल को बंद किए जाने की मांग जोर पकड़ सकती है। उस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरा तो हमेशा से ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है। जब दुनिया भर के देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव क्यों हो। कांग्रेस के प्रवक्ता दिग्विजय सिंह का ये बयान था। लेकिन इसके विरोध में 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के इस्तेमाल पर समर्थन कर रही, लेकिन इसका विरोध करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा तब पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया। लेकिन आज के दौर में विपक्ष एकदम कमज़ोर है कि ईवीएम पे सवाल तो उठा रहा है, लेकिन पूरे देश में उसके खिलाफ धोखाधड़ी या छेड़छाड़ के लिए अभियान नहीं चला रहा कि बैलेट पेपर से चुनाव दोबारा हो जाए। इसमें कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है। इस अभियान के तहत ही 2010 में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रवक्ता और चुनावी मामलों के विशेषज्ञ जीवीएस नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन बी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारतीय जनता पार्टी ने किताब के ऊपर उछाल भी सवाए अपनी ही प्रवक्ता के। इस किताब की प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी और इसमें आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री एम चंद्रबाबू नायडू का संदेश भी प्रकाशित है। इतना ही नहीं, पुस्तक में वोटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डिल ने भी बताया कि ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएन नरसिम्हा राव ने किताब की शुरुआत में लिखा है, मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया है, या फिर उम्मीदवारों को वो मत भी मिले हैं जो कभी डाले ही नहीं गए। किताब का चौथा अध्याय ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा है, लेकिन अब मौजूदा विवाद के बाद इस मुद्दे पर जीवीएल नरसिम्हा राव कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। हालांकि वे ये जरूर कहते हैं कि ईवीएम का विरोध कर रही पार्टियों को चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। या जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपनी किताब में 2010 के ही उस मामले का जिक्र विस्तार से किया है जिसमें हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरिप्रसाद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चरों के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए मायावती जी ने भी ईवीएम पर काफ़ी फिक्रा फोड़ा था कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से हैक की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट में शामिल प्रोफेसर JLX हॉलैंड मैन ने एक न्यूज़ रिपोर्टर को बताया था कि मोबाइल फ़ोन से संदेश भेजकर वे ईवीएम मशीन के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल का जोर शोर से विरोध करते रहे हैं। उन्होंने 2009 के चुनावी नतीजों के बाद सार्वजनिक तौर पर ये आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है जो असंभव है।
स्वामी के मुताबिक ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल कहते हैं जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया है वो आज चुप हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों ने इसका विरोध किया और अब दूसरों के विरोध को खारिज कर रहे हैं। वैसे भारत में ईवीएम के प्रयोग पर सबसे पहले सवाल दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्राणनाथ लेखी, जो बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के पिता ने 2004 में ही उठाया था। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया था। 2009 के आम चुनाव में जब बीजेपी के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त उड़ीसा कांग्रेस के नेता जेबी पटनायक ने भी राज्य विधानसभा में बीजू जनता दल की जीत की वजह ईवीएम को ठहराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बीजेपी की जीत की वजह ईवीएम है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारत में जब तक पार्टियां चुनाव नहीं हारने लगती तब तक उन्हें ईवीएम मशीन से कोई शिकायत नहीं होती। जब लालू और ममता ने भी विरोध किया, लेकिन ये कहना भी पूरी तरह संभव नहीं है। भारत में ईवीएम का विरोध वो नेता भी कर रहे हैं या फिर पूर्व में कर चुके हैं जिन्होंने चुनाव में जोरदार कामयाबी हासिल की। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। ये दोनों नेता ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मंशा कर चुके हैं। ये अलग बात है कि उन्हें अलग चुनाव में बहुमत भी मिला है। इन दोनों के अलावा दिल्ली में जोरदार जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को बैन किए जाने की मांग कर रहे हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था वीवीपैट लगाने के बाद ईवीएम मशीन के साथ किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के मामले के बाद वीवीपैट के साथ भी ईवीएम संदेह के घेरे में आ चुकी है। ऐसे चुनाव आयोग समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें भी ईवीएम को लेकर के लोगों ने कई प्रतिक्रियाएं दी और उसमें पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जीती। जहां कोई संभावना नहीं थी, वहां पर मध्य प्रदेश जैसे चुनाव को बहुत आसानी से जीत लिया और सबसे बड़ी जीत हासिल की। वैसे ये जानना दिलचस्प है कि भारत में 2004 के आम चुनाव से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरे देश में हुआ है और उसके बाद किसी सीट पर कभी भी वोट को दोबारा गिनती नहीं हुई है। अगर किसी सूरत में इसकी नौबत आए तो ये संभव ही नहीं होगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल तर्कसंगत नहीं मानते। उनका कहना है मौजूदा समय में भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल कभी न कभी ईवीएम का विरोध कर चुका है। ऐसे में संसद की संयुक्त संसदीय समिति को ईवीएम के इस्तेमाल की जांच करनी चाहिए। वैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की स्थिति में भारत की चुनावी प्रक्रिया लंबी भी होगी और खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन दुनिया भर के विकसित देशों में बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाते हैं। उस अमेरिका में भी जहां ईवीएम पहली बार बना था, अमेरिका में चुनाव आयोग ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल अब करता है, जो कि वहीं से शुरुआत हुई थी और वहाँ के लोगों ने ही इसका फ्रॉड बताकर इसको बंद करा दिया। अब वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। इसीलिए आप लोगों को एक और खबर बताएंगे कि भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम डीएम को ईवीएम के विरोध में ज्ञापन सौंपा और कहा कि ईवीएम के विरोध में पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन व 31 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत 567 जिला के मुख्यालय पर
मुक्ति मोर्चा लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने 8 अक्टूबर वर्ष 2013 को एक ऐतिहासिक जजमेंट देकर कहा था कि केवल ईवीएम मशीन से निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें निकलने वाली पर्चियों को 100% मिलान करने से ही निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव हो सकता है। प्रमुख राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों तथा विभिन्न संस्थानों ने ईवीएम मशीन पर अविश्वास जताया है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कई लोगों ने वहाँ पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी ईवीएम को बीजेपी को जिता रही है कहा। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ईवीएम को देखना पड़ेगा, ईवीएम को कितना निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि इसकी संख्या बहुत बड़ी है। अगर हमें चुनाव के परिणाम जल्दी चाहिए तो ईवीएम को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जब ये ईवीएम मशीन आई थी उस समय मैं कश्मीर का मुख्यमंत्री था। हमने सवाल किया था कि ईवीएम चोरी हो सकती है। उस समय चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस बात को माना था कि इसमें चोरी हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि ईवीएम ही जो है बीजेपी को जिता रही है। और भारतीय जनता पार्टी का अभी नारा है कि इस बार 400 पार, यानी 400 के पार अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड होगा। और ईवीएम पर लोगों का भरोसा इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि वो दावे के साथ कह रहे हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे और 400 तो कम ही 400 से ज़्यादा भी सीटें जीतेंगे। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। अब 80 में 80 सीटें अगर बीजेपी जीतेगी तो ये तो संदेश बनता ही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति हर किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होता है। तो ये 80 में 80 सीटें कैसे जीत सकते हैं और पूरे देश में 7 सीटें जीतने का भी दावा कर रहे हैं। अपने दावे पे खड़ा उतरने के लिए बीजेपी क्या ईवीएम को हैक कर रही? अगर हैक करती है तो 400 या 400 से ज़्यादा भी सीटें आएंगी और हो सकता है याद आया 400 से 450 भी पहुंच जाए, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और राष्ट्रीय पार्टियों का भी वर्चस्व खतरे में आ जाएगा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। भविष्य को देखते हुए विपक्ष की जो पार्टियां हैं वह अभी ईवीएम पे जो है विरोध कर रही हैं और विरोध करके ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से क्या 2024 में चुनाव करा पाएंगी, ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर यह विरोध अंततः सभी पार्टियां पूरे देश में और पूरे अच्छे से इस स्तर पे अगर इसका विरोध किया जाए तो हर काम संभव हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अपनी पुरानी हजारों की जातिगत व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के, जो यूट्यूब पर लोग अपना वीडियो बनाकर या दिखाना चाहते हैं कि कैसे ईवीएम हैक होती है कैसे नहीं हैक होती है। उसके बारे में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो वीडियो यूट्यूब पर डाले जाते हैं वह बेनिराधार है और ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनों का अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को भी यूट्यूब के लोग जवाब देते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चुनाव आयोग टाइटल वाले इंफॉर्मेशन पैनल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मजबूत तकनीक सुरक्षा उपाय और ECI की ओर से लगाए गए विस्तृत प्रशासनिक सुरक्षा उपाय
प्रतिक्रियाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं कि चुनाव पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब ने ये कार्रवाई तब की है जब चुनाव आयोग ने हाल ही में एक चिट्ठी लिखकर लगभग 70 वीडियोज़ की लिस्ट के साथ इंफॉर्मेशन पैनल जोड़ने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल पर संदेह को दूर करने के चुनाव आयोग के प्रयासों का एक हिस्सा है। दरअसल यूट्यूब पर कथित तौर पर ईवीएम जैसी दिखने वाली मशीनों में धांधली वाले कई वीडियो हैं। इसकी एक लिस्ट चुनाव आयोग ने बनाकर यूट्यूब को दी और उसमें ये डिस्क्लेमर डाले गए हैं। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन चुनाव इंडिया ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट को लेकर कई बार लिखकर सवाल किए, जिसके बाद आयोग ने एफएक्यू में कई जवाब और जोड़े हैं। सूत्रों ने कहा कि आगे चलकर ईवीएम के बारे में अन्य वीडियो में सूचना पैनल और एफएक्यू का लिंक जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग ईवीएम से संबंधित सामग्री में स्पष्टीकरण जोड़ने के लिए फेसबुक और ट्विटर तक पहुंचने की प्रक्रिया में भी है, जिससे कि वहां पर भी लोग वीडियो डालें और उसके बाद डिस्क्लेमर में लिखकर ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन जो चुनाव ईवीएम से कराते हैं वो सही ईवीएम है और जो यूट्यूब वगैरह अदर प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाते हैं वह गलत है। जयराम रमेश ने लिखा कि हमारी मांग मानने के बजाय आयोग ने हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद एफएक्यू के जवाब पढ़ने की सलाह दी थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट संबंधी चिंताओं को खारिज किए जाने के बाद सोमवार को एक बार फिर मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों के प्रश्नों और ईवीएम से संबंधित वास्तविक चिंताओं का ठोस जवाब देने में विफल रहा है। इस पत्र में कांग्रेस नेता ने लिखा कि 30 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग के भेजे पत्र पर आयोग ने जवाब दिया है। मैंने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट पर चर्चा और सुझाव के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन आयोग ने हमारी मांग को नहीं माना। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा किया पत्र। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किया। जयराम रमेश ने सोमवार को कहा चुनाव आयोग में मैंने आयोग के साथ इंडिया के घटक दलों के नेताओं की मुलाकात के लिए समय देने का स्पष्ट अनुरोध किया था। मुलाकात के एजेंडे में वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करना और सुझाव देना शामिल थे। हमारी मांग मानने के बजाय आयोग ने हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद फैक्ट के जवाब पढ़ने की सलाह दे दी। जब हमने कहा कि हमारे सवालों के जवाब इन फैक्ट से नहीं मिल रहे हैं, तो आयोग ने हमारे सवालों को ही गलत बता दिया है। इससे साफ पता चलता है कि हम क्यों ईवीएम और वीवीपैट पर दर्शकों के सामने चर्चा मांग कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चर्चा न करना बेहद चिंताजनक बात है। जयराम रमेश ने लिखा, यह जानकर भी आश्चर्य होता है कि आयोग न्यायिक आदेशों को आड़ में ले रहा है। हमें यह भी याद दिला रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर दायर जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने लिखा, 2019 के लोकसभा चुनाव में इंडिया के घटक दलों को 60% से अधिक वोट मिले, फिर भी आयोग इन दलों को अपने साथ मुलाकात का अवसर देने से इनकार करता रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा, आगामी आम चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। मैं एक बार फिर आयोग से सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह इंडिया गठबंधन के घटक दलों के एक छोटे प्रतिनिधि मंडल से मिलें और कम से कम यह सुनें कि वीवीपैट के मुद्दे पर उन्हें क्या कहना है। मामला क्या है? गौरतलब है कि जयराम रमेश ने विपक्षी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को 9 अगस्त 2023 को ज्ञापन देकर ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर चर्चा और सुझाव को लेकर बैठक की मांग की थी। जयराम रमेश के अनुसार इसके बाद भी कई बार चुनाव आयोग से बैठक को लेकर मांग की गई थी, लेकिन बैठक नहीं हुई। इसके बाद
जयराम रमेश ने 30 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग को पत्र लिखा और इसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया। इस पत्र में मांग की गई थी कि वीवीपैट की पर्चियों को ईवीएम से 100% मिलान किए जाए। इस पर चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि 30 दिसंबर 2023 को कोई नया दावा या कोई वैध चिंताएं नहीं उठाई गई हैं, इसके लिए स्पष्टीकरण की ज़रूरत हो। तो इलेक्शन कमीशन भी जो है विपक्ष की मीटिंग, विपक्ष के लिए समय या विपक्ष को जवाब नहीं देना चाहता है और ना ही वह ई बैलेट पेपर से चुनाव कराने के नियत से अपना मंशा जाहिर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमारे द्वारा कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है या विपक्षी सिर्फ हार की वजह से ही कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगामी चुनाव आने वाले हैं और जो हो चुके हैं उस पर बहन मायावती जी की क्या प्रतिक्रिया है। राजस्थान में पार्टी के केवल 2 सीटें जीतने और 3 अन्य राज्यों में 0 सीटें जीतने के बाद फैसले का विश्लेषण करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 10 दिसंबर को अपने लखनऊ कार्यालय में बैठक बुलाई थी। भाजपा के 4 में से 3 राज्यों में विजयी होने और उनकी पार्टी को कुल मिलाकर केवल 2 सीटें जीतने के एक दिन बाद 4 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एक तरफा फैसला आया है, अजीब और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का फैसला एक तरफा आने से सभी लोगों का आश्चर्यचकित, सशंकित और चिंतित होना स्वाभाविक है। चुनाव के पूरे माहौल को ध्यान में रखते हुए इस तरह का परिणाम, अजीब परिणाम लोगों के लिए चिंता का विषय है और इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया, पूरे चुनाव के दौरान माहौल कांटे की टक्कर का था, हालांकि परिणाम बिल्कुल विपरीत था। लोगों के मूड को समझने के में एक भयानक गलती चर्चा का एक नया विषय है। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने ईवीएम पर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि हमेशा की तरह उनकी पार्टी को जो वोट मिलता है और जो सीटें निकलनी चाहिए वो वहाँ पर लोगों का वोट भी नहीं मिलता है और सीटें भी नहीं निकल रही। नतीजों ने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर दलित केंद्रीय पार्टी बसपा का कद और भी कम कर दिया, क्योंकि वह अपनी गिरावट को रोकने में विफल रही। पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कोई भी सीट जीतने में विफल रही और राजस्थान में केवल 2 सीटें हासिल कर सकी। श्री मायावती जी के बार बार के दावों के विपरीत कि उनकी पार्टी इन चुनावी राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने राजस्थान में 6 सीटें और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 सीटें हासिल की थी जीत। पार्टी कार्यकर्ताओं से नतीजे से निराश न होने की अपील करते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कहा, बसपा के कार्यकर्ताओं ने यह चुनाव पूरी ताकत से लड़ा है। हमें ऐसे परिणाम से निराशा नहीं होनी चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन और संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। राज्य के चुनाव 2024 भविष्य है और उसकी तैयारी आगे कार्यकर्ताओं को करनी चाहिए। जो बहुत ही सरल स्वभाव के तरीके से उन्होंने अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं से कही। अब आगे भविष्य राजनीति में कितना उजागर होगा हर पार्टी का, क्योंकि कोई पार्टी और ईवीएम का विरोध तो करती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी पिछले कुछ महीनों में अपने बसपा सांसद दानिश अली जी के द्वारा प्राइवेट बिल भी पास कराया था,
उसमें पेश किया था संसद में, लेकिन इस पर भी कोई बात नहीं बनी। लेकिन भविष्य में ईवीएम पर और भी कई तरीके से आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, क्योंकि ईवीएम पर जनता के साथ साथ नेताओं को भी भरोसा खत्म हो गया है। और हो सकता है इस पर देश में भविष्य में कोई सहमति भी नहीं करना चाहता कि इलेक्शन कमीशन इस बात को ध्यान दे। जनता का वोट बैलेट पेपर से सुरक्षित रहता है, जिसे वह देता है उसकी नॉलेज में भी रहता है कि हाँ, हमने किसे वोट दिया है और किसे नहीं दिया वोट, क्योंकि वह पूरी तरह से पारदर्शी वोट होता है। और पारदर्शी वोट की हमेशा सम्मान करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और पार्टी के नेताओं को। देश में सभी पार्टियां चाहती हैं कि इलेक्शन कमीशन से ईवीएम से चुनाव ना कराए जाए। इससे शांतिपूर्ण तरीके से देश में फिर से और पहले की तरह लोकतंत्र और संविधान की मजबूती मिलेगी। और जो गलत तरीके से ईवीएम में खेल करते हैं उस पर भी जो है रोक लगेगी, जिससे कि जनता में पुराना विश्वास वापस आ जाएगा। इसी के बाद अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।